हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बात की थी इलेक्ट्रोलाइसिस की, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस की, जब हमने सीखा था कि फेराडेज लॉज क्या होते हैं और फेराडेज फर्स्ट लॉ आपको क्या सिखाया था। हमने सीखा था कि फेराडेज फर्स्ट लॉ से मैंने आपको न्यूमेरिकल पार्ट भी उसका सिखाया था। हमने सीखा था कि अगर किसी सब्सटेंस का आपको देखना है कि करंट पास करने पर कितना मास यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा या फिर रिड्यूस होगा, तो उसे आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, W इज इक्वल्स टू EIT अपॉन 96500। फॉर्मूला मैंने आपको यूज भी करना सिखाता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिखाई थी कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में से 1 फैराडे चार्ज पास करते हो तो उस सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिखाई थी, वो क्या थी कि जितने इक्विवेलेंट्स कैथोड पर ऑक्सीडाइज्ड होंगे एट कैथोड, वो किसके इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडाइज्ड एट कैथोड। तो मैंने आपको इनको यूज करके भी सिखाया था। पहले मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे। आओ आगे चलते हैं, थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ की। तो देखो इसी सीरीज में अपना जो अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं। लिखें आप क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दिस, a constant current of 30 ampere is passed through an aqueous solution of NaCl for 1 hour। ठीक, आगे कह रहा है how many grams of NaOH are produced। एक पार्ट, उसके अलावा एक और चीज बोल रहा है, what is the volume of Cl2 gas evolved at 1 atm and 273। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया है। जैसे आपको याद हो, मैंने आपको सिखाया था कि जब हम NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, रादर हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। कैथोड पर क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्या मिलती है, क्लोरीन गैस, और साथ में क्या मिलता है, NaOH। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो रिएक्शन वुड बी लाइक दिस, 2 NaOH aqueous प्लस H2O लिक्विड, 2 NaCl aqueous, ये क्या क्या बनाएगा आपके पास, NaOH aqueous, ठीक, साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, इसको बैलेंस कर लेना, और साथ में आपको क्या मिलती है, क्लोरीन गैस। लेकिन आप इस रिएक्शन से कुछ नहीं कर पाओगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कैथोड एनोड पर रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एनोड पर रिएक्शन की बात कर लेता हूं। बताओ एनोड पर क्या हो रहा होता है, Cl माइनस एक्वस का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। बताओ ऑक्सीडाइज होकर ये क्या बनाएगा, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। अब आप क्या करो, यहां पर Cl2 का एन फैक्टर बता दो मुझे फटाफट से, 2 आ जाएगा, 2/1 कोएफिशिएंट है ना। तो यहां पर Cl2 का एन फैक्टर 2 है, तो हम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं, पहला ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं कि भाई Cl2 का कितना वॉल्यूम मोल हुआ। तो आप Cl2 के मोल्स निकाल लो। तो देखो हमारा इक्वेशन था W इज इक्वल्स टू EIT, तो W बाई E इज इक्वल्स टू लिख दो IT अपॉन 96500। जैसे मैंने आपको सिखाया, W बाई E को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये मैंने आपको डिराइव भी करके दिखाया था कि भाई आप इक्विवेलेंट मास की जगह क्या लिख दो, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर ऊपर आ जाएगा, मोल्स इनटू एन फैक्टर हो जाएगा। तो यहां से आप ये निकाल लो कि कितने मोल्स ऑफ क्लोरीन बनेंगे। तो क्लोरीन के मोल्स इनटू क्लोरीन का एन फैक्टर शुड बी इक्वल टू, बताओ करंट कितना पास किया आपने, 30 एम्पियर, कितने टाइम के लिए, 1 आवर। तो 1 आवर को आपको इसमें बदलना पड़ेगा सेकंड्स में, तो 3600 सेकंड्स हो गए, 16 into 60 डिवाइडेड बाय किससे,
96500। देखो 00 से 00 गया। यहां से आप कैलकुलेट कर लो मोल्स ऑफ Cl2। तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को। तो ये मोल्स ऑफ Cl2 कितने आ जाएंगे, देखो 36 इंटू 3 कितना आएगा 108। तो ये हो गया 1080 डिवाइडेड बाय 01, ये बन जाएगा 1930। तो ये आ गए 108 अपॉन 193 मोल्स। कितना आएगा ये 0.56 मोल्स आ गए। सही है। ये तो है Cl2 के मोल्स। अभी आपको Cl2 के मोल्स नहीं निकालने, क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो यहां से आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ Cl2 प्रोड्यूस्ड एट 1 atm एंड 273 केल्विन। बताओ कितना आ जाएगा। इसके मोल्स को आप इसके वॉल्यूम 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, देख लेना वैल्यू जितनी भी आती है 12.53 लीटर्स। इतनी तो आ गई Cl2। सही है। अब एक बार आपको Cl2 मिल गई तो आप NaOH यहीं से बता दो, कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको रिएक्शन लिखनी आती है तो यहीं पे अपना काम हो जाएगा। बताओ 1 मोल Cl2 बनाने के लिए कितना NaOH काम में आएगा, 2 मोल आएगा। तो अगर 1 मोल Cl2 के लिए 2 मोल NaOH प्रोड्यूस हो रहा है, बताओ आपके पास Cl2 कितनी बनी है 0.56 मोल। बताओ 0.56 मोल Cl2 के लिए कितना NaOH बनेगा, 2 इंटू 0.56 मोल NaOH, दैट वुड बी इक्वल टू 1.12 मोल। और बताओ 1.12 मोल का आपको मास निकालना है तो इंटू कर दो 40 इसका मोलर मास। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44.8 ग्राम्स। सही है, सही ना। तो यहां से हम NaOH का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको इलेक्ट्रोलिसिस पर मिल सकते हैं, जहां पर उसका मोल से मास पूछ रहा है जो एक्चुअल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। ये तो यहाँ पर किसकी तरह फॉर्म हो रहा है, बाय प्रोडक्ट की तरह फॉर्म हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस की नेट रिएक्शन भी आपको लिखनी आनी चाहिए। हाफ रिएक्शन से आप Cl2 के मोल्स निकालोगे और Cl2 के मोल से आप NaOH के मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। सही है, कॉपी करो, फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो इसी सीरीज में हम एक और क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा तो नहीं है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कि 50 ml ऑफ 0.1 मोलर CuSO4 solution is electrolyzed with a current of 0.965 ampere for a period of 200 seconds. ठीक। The reactions are, आपको साथ में उसने reactions भी दे दी है। वैसे तो मुझे रिएक्शन देनी नहीं चाहिए आपको, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन है एज इट इज वैसे ही छाप देता हूं मैं आपके लिए। तो कैथोड पर रिएक्शन दिया है कि Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म Cu सॉलिड, और एनोड पे आपको रिएक्शन दी है। तो एनोड पे रिएक्शन क्या दिया आपको, 2H2O चेंजेस टू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे कह रहा है अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम। देखो आपको ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखना चाहिए। आपको पता है मैं साथ क्वेश्चन लिखता क्यों मैं आपके सामने एक प्रिंटेड क्वेश्चन नहीं डाल देता हूं, फील नहीं आता एक्चुअली, क्वेश्चन समझ में आता है। आप साथ साथ क्वेश्चन लिखते ना तो आपको हर एक लाइन समझ में आती है। अगर मैं यहाँ पीपीटी लगा के क्वेश्चन लिख दूं तो आपको ना 80% क्वेश्चन, शायद 80 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 40-60% क्वेश्चन ही समझ में आएगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी पढ़ लोगे, आप एक एक लाइन पे ध्यान नहीं दोगे। जब एक एक लाइन लिखते हो तो हर एक टर्म का मतलब साथ में समझते हुए चलते हो, मतलब क्वेश्चन एक बार में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दें, वरना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस, कैलकुलेट द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस
ऑफ Cu2 प्लस कॉमा H प्लस एंड SO4 2 माइनस एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ जी, हाथ पैर चलाना शुरू कर दें और बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। हो गया? चलो कोई बात नहीं, देखो समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास एक सॉल्यूशन था दैट वाज 50 ml ऑफ 0.1 मोलर CuSO4। तो पहले तो आप क्या करो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो फिक्स है, उसने साफ साफ बोल दिया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले निकाल लो मोल्स ऑफ CuSO4। तो मोल्स कैसे निकालता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से। तो आ जाएंगे आपके पास 5 मिलीमोल्स। इतना Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस आपके पास प्रेजेंट था। ऐसा देख लो, CuSO4 टूटकर क्या बनाता है, Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस बनाता है। अब आप देखो यहां पर रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पर तो कॉपर का डिपोजिशन होगा, एनोड पर दो प्रोसेस लगता है, एक तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन और एक वाटर का ऑक्सीडेशन। तो सल्फेट का तो होगा नहीं, तो किसका होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन। वैसे भी इसने आपको सब कुछ बता ही दिया है। तो पहले तो हम बात करते हैं कैथोड पर। सिंस कैथोड पर Cu2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है, तो जितनी देर तक इलेक्ट्रोलिसिस चलेगा उतनी देर तक यहां से Cu2 प्लस कम होता जाएगा। तो पहले तो ये पता करो कि कितना Cu2 प्लस कम हो गया। तो हम यहां से लिखेंगे, इस रिएक्शन को यूज करते हैं, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu सॉलिड। बताओ मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड मुझे निकालने हैं, है ना, Cu। तो कैसे निकालेंगे, मोल्स इनटू n फैक्टर इज इक्वल्स टू IT अपॉन 96500। ये फॉर्मूला ने आपको सिखाया। तो यहां से आप निकालो मोल्स ऑफ कॉपर। जितने मोल्स कॉपर के डिपॉजिट हुए होंगे उतने ही मोल Cu2 प्लस यूज्ड हो चुका होगा, यूटिलाइज हो चुका होगा। तो बताओ कितने आएंगे मोल्स, n फैक्टर तो कितना हो गया इसका 2, तो 1/2 इंटू करंट कितना है 0.965, टाइम कितना है 200 सेकेंड्स अपॉन 96500। देखो 00 से गया 00, 2 से गया 2। यहां से मोल्स ऑफ Cu2 प्लस यूज्ड कितने आ गए, 10⁻³ यानी 1 मिलीमोल लिख सकता हूं। अब आप देखो आपके पास Cu2 प्लस था कितना, 5 मिलीमोल था। बताओ यूज कितना आया, 1 मिलीमोल। तो बताओ मोल्स ऑफ Cu2 प्लस लेफ्ट कितना होगा, 4 मिलीमोल होगा। तो यहां से आप निकाल सकते हो मोलैरिटी ऑफ Cu2 प्लस। कैसे निकालोगे, फाइनल मोल्स तो 4 मिलीमोल डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम 50 मिलीलीटर। तो मिली से गया मिली, ये बनेगा मोल्स पर लीटर। बताओ आंसर कितना आ जाएगा, 4/50 बन गए 8/100 यानी 0.08 मोलर। ये तो आ गई फाइनल सॉल्यूशन में मोलैरिटी ऑफ Cu2 प्लस। फॉलो कर सकता हूं। फिर मुझे निकालना है H प्लस की। तो देखो यहां से H प्लस बन रहा है, तो आओ H प्लस की बात कर लेते हैं। अब आप क्या करो, रिएक्शन से मत करो, आपने मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड निकाले ना 1 मिलीमोल, ठीक है। तो इक्विवेलेंट्स बराबर करते हैं। हम क्या बोलेंगे कि भाई इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस फॉर्म्ड। समझ रहे बात को। तो बताओ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कितने होंगे, कॉपर के मोल्स 1 मिलीमोल इनटू इसका n फैक्टर 2। और बताओ इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस फॉर्म्ड कितने होंगे। तो ये रिएक्शन देखो, H प्लस का n फैक्टर कितना है 1, 4/4 कितना आ जाएगा 1। तो इसके मोल्स क्या होंगे, मोल्स ऑफ H प्लस फॉर्म्ड इनटू इसका n फैक्टर 1। तो यहां से मोल्स ऑफ H प्लस फॉर्म्ड कितने आ गए बताओ, 2 मिलीमोल डायरेक्ट। यही तो ब्यूटी है, यही तो फायदा है इक्विवेलेंट कंसेप्ट का। आपको कोई हिसाब नहीं लगाना है, कोई नेट रिएक्शन नहीं लिखनी है, डायरेक्ट रिलेट करो। तो मोल्स ऑफ H प्लस 2 मिलीमोल आ गए। तो बताओ मोलैरिटी ऑफ H प्लस कितनी हो जाएगी, 2/50 दैट इज 0.04 मोलर। और आपसे सल्फेट भी पूछा है, तो बताओ क्या सल्फेट की कंसिडरेशन पे कोई फर्क पड़ेगा। सल्फेट तो रिएक्शन में यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, तो अगर वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है
तो सल्फेट आयंस की मोलैरिटी चेंज नहीं होगी, वो पहले भी 0.1 मोलर थी और ये बाद में भी कितनी रहेगी, 0.1 मोलर ही रहेगी। समझ रहे हो? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे इलेक्ट्रोलिसिस में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोलाइट का कुछ पार्ट यूटिलाइज हो रहा है। तो यूटिलाइज हो रहा होगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कम होंगे। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना यूटिलाइज हो चुका है, फिर जो बचा उसको फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो आप मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन इसी वैरायटी के ऊपर, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की, कि वो हमसे क्या कहता है। कॉपी करें। चलिए, तो अपने फर्स्ट लॉ का बिल्कुल आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने कर लिया, मतलब आपने सब पढ़ा है, जो सब समझ में आता है आपको। तो कोशिश करें, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज दिस, अ करंट ऑफ 3.7 एम्पियर is passed for 5 hours between nickel electrodes in a 0.5 liter of 2 molar solution of NiNO3 whole twice. What will be the molarity of electrolyte at the end of electrolysis? सिंपल सा क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन किया था एग्जैक्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। ट्राई करें, देखते हैं आप इसका आंसर सही करते हो या फिर नहीं। चलो, आई होप आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 मोलर। दैट इज नो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने पढ़ी हुई चीजों का थोड़ा बहुत भी ध्यान रखा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। ये एक वर्बल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैंने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज किए। आप देखो, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आपने निकल का ही कैथोड बनाया है, निकल का ही एनोड बनाया है और निकल का ही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया है, दैट इज Ni2+। तो जैसा मैंने आपको सिखाया था, ये कैथोड, ये एनोड, यहां से Ni2+ डिसॉल्व होंगे और यही Ni2+ क्या होंगे, डिपॉजिट। तो जितने इक्विवेलेंट Ni2+ के एनोड से डिसॉल्व होंगे उतने ही इक्विवेलेंट Ni2+ के वापस से क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट भी हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं है। मैंने आपको लिखवाया भी था, जब सेम रिएक्टिव सेम मेटल के इलेक्ट्रोड्स आप यूज करोगे तो कभी भी इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें। छोटी सी ट्रिक है, आती है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं आती है तो आप इसका आंसर गलत ही निकाल के आओगे कैलकुलेशन करने के बाद। वैसे चीज बताऊं, अगर आप तमीज से कैलकुलेशन करो ना तो इसका आंसर सही आएगा, लेकिन आप तमीज से कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि या तो आप कैथोड पे डिपॉजिट करवाओगे, एनोड को नहीं देखोगे, है ना भाई। आप कैथोड पे क्या करवाओगे, डिपॉजिट करवा दोगे। एनोड पे आप क्या करवा दोगे, वाटर का ऑक्सीडेशन करवा दोगे, क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं कि यहाँ पर एनोड भी निकल का इलेक्ट्रोड है। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखें। ऐसे केसेस में कंसंट्रेशन में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। अच्छा, एक छोटी चीज और रह गई, उसी को भी यहीं कवर कर लेते हैं। करंट एफिशिएंसी। करंट एफिशिएंसी, देखो करंट एफिशिएंसी क्या होती है। आप जो बैटरी यूज कर रहे हो वो बैटरी क्या करती है, कुछ चार्ज सप्लाई करती है, करंट सप्लाई करती है। किस चीज के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। अब हो क्या, आपने तो बैटरी से चार्ज भेजा 5 फैराडे और जो प्रोडक्ट बना वो बना 4 फैराडे के हिसाब से। मतलब 1 फैराडे का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब लॉस किसी भी वजह से हो सकता है, जो वायर्स आपने कनेक्ट किए हैं उनके रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के मूवमेंट में रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है। तो जो आप
जब फाइनल आप प्रोडक्ट बनाओगे तो जितना आप उम्मीद कर रहे हो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, उससे हमेशा कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि 1 फैराडे चार्ज पास करने पर, मान लो हम कॉपर के डिपोजिशन की बात कर लेते हैं, तो एक इक्विवेलेंट यानी 63.52 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाना चाहिए। 63.1.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 31.75 ग्राम्स। अब मान लो आपने करवाया और कॉपर डिपॉजिट ही 30 ग्राम हुआ, तो होना कितना चाहिए था, 31.75, हुआ कितना, 30 ग्राम। तो कितना डिपॉजिट हुआ अपॉन कितना होना चाहिए था इनटू 100। यहां से आप इसकी करंट एफिशिएंसी निकाल सकते हो, क्योंकि इतना करने के लिए पूरा 1 फैराडे काम में आता, तो इतना करने के लिए उससे कुछ कम काम में आया होगा। ठीक, तो आपने एक्चुअली क्या किया, या तो आप मास से निकाल सकते हो, या फिर मैं अगर करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मैं करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बनाऊंगा, भाई आपने जितना चार्ज सप्लाई किया उसका कितना पार्ट काम में आया, तो आप लिखोगे चार्ज एक्चुअली यूज्ड डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, चार्ज सप्लाइड फ्रॉम बैटरी इनटू क्या कर दोगे, 100। तो आप वहां से परसेंटेज करंट एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक तरीका तो यह है, एक तरह क्वेश्चन तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि बोलेगा मैंने इतना चार्ज पास किया, इतना चार्ज पास करने पर इतना डिपॉजिट हुआ, तो पहले आप फैराडेज लॉ से पता करोगे कि भाई वो कितना डिपॉजिट होना चाहिए था, कितना डिपॉजिट हुआ अपॉन कितना डिपॉजिट होना चाहिए था इनटू 100। एक तो आप यहां से करंट एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। दूसरा हो सकता है वो आपको करंट एफिशिएंसी दे दे, प्रोसेस की करंट एफिशिएंसी दे देगा, तो एक क्वेश्चन मैं आपको उसके ऊपर बेस करवा देता हूं ताकि आप उसको यूज कर सको। तो देखो लिखें आप एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। क्वेश्चन इज calculate the mass of nickel deposited on passing 19.3 ampere current through Ni2 plus aqueous for 200 seconds with 80% करंट एफिशिएंसी। तो आप जितना करंट सप्लाई कर रहे हो उसका सिर्फ ये कितना परसेंट यूज कर पा रहा है, 80%। आपको मोलर मास ऑफ निकल दिया हुआ है 58, और आपको अपना आंसर कैलकुलेट करना है। चलो, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर आ रहा है 0.93 ग्राम्स। बहुत आसान है, अब कुछ नहीं करना है, फैराडेज फॉर्मूला लगाना है और इससे निकाल लो कि मास ऑफ Ni2+ डिपॉजिट कैसे होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास हो गया मोलर मास अपॉन n फैक्टर, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। करंट हो गया कितना, 19.3 एम्पियर इनटू टाइम कितना हो गया, 200 अपॉन 96500। अब लास्ट में कुछ करना है क्या, ये तो तब आता है जब इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 100%। सिंस एफिशिएंसी 80% है तो आपको बस इसको 0.8 से मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा 0.928 ग्राम, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.93 ग्राम बोल सकते हैं। ये था करंट एफिशिएंसी का कंसेप्ट। कभी कभी आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसको आपको यूज करना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस आपको डीपीपी में और शीट्स के अंदर मिल जाएंगे, जिनको आपको सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस में जो नॉर्मल कॉमन वैरायटी बनती है मैंने आपको कवर करवा दी है, बाकी तो आप खुद अप्लाई करना सीखोगे और नए नए कंसेप्ट अपने आप सीखते चलोगे। सही है, मेरी तरफ से फर्स्ट लॉ में इतना ही। हम मूव करते हैं अपने अगले लॉ पर, दैट इज कॉल्ड फैराडेज सेकंड लॉ। हेडिंग डालें नेक्स्ट, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो क्या कहता है फैराडेज का सेकंड लॉ, ये भी बहुत आसान है, इवन फर्स्ट लॉ से तो बहुत ज्यादा आसान है। ये क्या कहता है कि सपोज आपके पास नहीं एक सेल है, ये एक और सेल है, ये एक और सेल है, और ऐसे और भी बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं।
तो मैंने क्या किया यहां पर, सपोज ये लगा दिया मैंने कैथोड, और ये लगा दिया एनोड, और इन तीनों सेल्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। किसमें कनेक्ट कर दिया है? सीरीज में। तो दीज सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो फिजिक्स में आप लोगों ने इतना तो पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे। अगर दीज सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो बताओ उसका मतलब क्या होता है? सब में चार्ज सप्लाइड क्या होगा? से। बोलोगा? अब अगर सब में सेम चार्ज सप्लाई होने वाला है, तो मैंने आपको सिखाया था कि जितना चार्ज सप्लाई करोगे उसी के प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। अगर आपने 1 फैराडे चार्ज पास किया तो यहां पर 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। अब क्योंकि चार्ज सब में सेम जा रहा है, तो बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी क्या आने वाले हैं? सेम आने वाले हैं। बस यही होता है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो सब में जो चार्ज का अमाउंट जाने वाला है वो क्या होने वाला है? सेम। सिंस सेम चार्ज सप्लाई हो रहा है, बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड भी क्या होंगे? सेम। तो मान लो यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ आप यहाँ पर क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ गोल्ड डिपॉजिटेड। बताओ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। यहाँ क्या लिखोगे? मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। और यहाँ क्या लिखोगे? मास ऑफ गोल्ड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड। और इस तरह से इसका एक स्टेटमेंट बनता है कि अगर आप सीरीज में रखकर चार्ज सप्लाई करो तो जो मेटल्स का मास डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो में डिपॉजिट होगा। किसके रेशियो में डिपॉजिट होगा? इक्विवेलेंट मास के रेशियो में डिपॉजिट होगा। तो आप ये डायग्राम बनाओ और फिर हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि फैराडे सेकंड लॉ आपसे क्या कहता है। तो आप ये लिखो, जब तक मैं बाकी कहानी लिख देता हूं। पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when 2 or more cells are connected in series, then same number of equivalents are oxidized or reduced as same charge is supplied। तो सिंस आपने सेम चार्ज सप्लाई किया है तो सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे, रिड्यूस, जैसे मैंने आपको दिया। इसके बाद एक तो आप ये एग्जांपल लिखते हैं, ठीक। और एक और बहुत स्टेटमेंट इस एग्जांपल को लिखने के बाद आप लिखना, दैट इज द मास ऑफ मेटल्स, रादर एलिमेंट बोल देता हूं, एलिमेंट डिपॉजिटेड will be in ratio of equivalent mass। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी थ्योरेटिकल फॉर्म में ऐसे स्टेटमेंट आपको मिल जाते हैं तो आप लैंग्वेज डिपिक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं एक बार लिखवा रहा हूं कि इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि जो भी मास ऑफ मेटल डिपॉजिट होगा वो हमेशा उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो में क्या होगा? डिपॉजिट होगा। बस यही होता है फैराडे सेकंड लॉ। उसको यूज करना तो बहुत आसान है। एक क्वेश्चन का मैं एग्जांपल लेके आपको समझा लेता हूं, जब तक आप ये सब कॉपी कर लें। तो देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 cells containing ZnSO4, AgNO3 and CuSO4, ठीक।
दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। बस जहां कनेक्टेड इन सीरीज बोल दिया वहीं मेरे दिमाग में फैराडेज सेकंड लॉ आ जाएगा कि भैया चार्ज सब में सेम है। आगे कह रहा है कि स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर was passed through them until 1.08 gram silver is deposited। आगे कह रहा है how long did the current flow? तो एक तो आपको टाइम बताना है, कितनी देर तक करंट फ्लो हुआ, और साथ में आपको बताना है कि मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड, मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड। ठीक, कितना कॉपर और कितना जिंक यहां पर डिपॉजिट हुआ होगा, ये दो चीजें आपको यहां पर बतानी है। ठीक, देखो बहुत आसान है। सबसे पहली चीज तो आपको बताना है कि सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ, तो हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ सीखा है। मतलब मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड किसके इक्वल होगा, EIT अपॉन 965W। इससे सॉल्व कर लो, सिंपल है। बताओ सिल्वर की डिपोजिशन की रिएक्शन क्या होगी, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Ag। तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड जो आपको दिया हुआ है 1.08, n फैक्टर 1 है तो इसका इक्विवेलेंट मास इसके मोलर मास के बराबर होगा। करंट हो गया 2, टाइम निकालना है 96500। तो देखो 108 से गया 1.08, 0.01 टाइम्स ये हो गया ना, 108 तो आएगा, n फैक्टर 1 है, Ag प्लस का टाइम ही तो निकालना है। तो बताओ टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 965/2। और देख लेना आप जितना भी आता है, इतने सेकंड्स आपको अपना टाइम मिल जाएगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट तो और भी आसान है। सिंस तीनों सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर बताओ किसके इक्वल हो जाएंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर और इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक। अब बस n फैक्टर्स का ध्यान रखना। तो देखो इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर कैसे निकालोगे, मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। बताओ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर कैसे निकालोगे, मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर होता है 63.5/2। यहां से आप मास ऑफ कॉपर निकाल लोगे। सेम ऐसे जब जिंक निकालना है तो आप लिखोगे मास ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक होगा 65/2, इसका n फैक्टर। एक बार इन दोनों को इक्वेट करो, मास ऑफ कॉपर मिल जाएगा। एक बार इन दोनों को इक्वेट करो, आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ जिंक मिल जाएगा। कर सकते हैं। तो बस यही होता है आपके फैराडेज लॉ, और यहीं पे अपने चैप्टर का सेकेंड पार्ट भी खत्म होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या सीखा, हमने सीखा सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो उसके प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं। वो हमें रटना नहीं था, मैंने आपको सिखाया कि कैसे कैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। वो था क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पर हम बताते थे कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। फिर हमने मूव किया अगले पार्ट में, दैट इज क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पे हमने फैराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ की बात की। अब हम मूव करते हैं चैप्टर के थर्ड पार्ट के अंदर, दैट इज कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस सेल। कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कैसे हम उनको कैलकुलेट करते हैं, वगैरह वगैरह। आओ स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के अगले पार्ट से। तो इसको भी उड़ा ही लेते हैं क्योंकि फिर दिक्कत आएगी। तो आप हेडिंग डालें अपने टॉपिक में अगली, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी सेल। कोशिश करें नए पेज से शुरू करने की। सो कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी सेल, ये अपने चैप्टर का थर्ड पार्ट आता है। ठीक, अब जो आपने पहले सीखा उससे इसका थोड़ा कम लेना देना है, बिल्कुल अलग पार्ट है, लेकिन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कंडक्टर्स की बात कर लेता हूं। जब कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सीखते हैं कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक प्राइवेट बस के और एक रोडवेज बस के।
है ना? नहीं नहीं, कंडक्टर्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके पास मेटालिक, या फिर आप इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलते हो। क्या बोलते हो? मेटालिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। और दूसरे होते हैं आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। या फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हो, और बेसिक डिफरेंस आपको इनके बीच में पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहां पर पढ़ा करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो, नाम से लग रहा है मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। सबसे पहले इनके अंदर करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? तो मेटालिक कंडक्टर का एग्जांपल है कॉपर वायर हो गया, सिल्वर वायर हो गया। बताओ कॉपर वायर में करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सबसे पहली बात, यहां पर जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं, जो कंडक्शन है, द कंडक्शन इज ड्यू टू, है ना, आपने बचपन में ही पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं जानते हो। मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, बताओ NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं 2 इलेक्ट्रोड लगा दूं और बैटरी शुरू कर दूं तो करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? NaCl के सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड लगा के करंट शुरू कर दूं तो बताओ करंट सॉल्यूशन में फ्लो होगा या नहीं होगा? होगा। इतनी देर से वही तो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस में सीखा क्या है आपने? वहां क्यों फ्लो होता है? आयंस की वजह से। तो वहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्री आयंस हैं। आयंस सिंस मूव कर सकते हैं, तो चार्ज मूव कर रहा है, तो बताओ क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। तो यहां पर जो कंडक्शन होता है, जो करंट फ्लो होता है, कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। तो सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर्स में कंडक्शन मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर कंडक्शन किसकी वजह से होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आप बताओ, ये कॉपर वायर है, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो क्या यहां से कॉपर उठ के यहां जाएगा? नहीं होगा ना। जहां कॉपर तो कॉपर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यहां पर कोई मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। नो मैटर ट्रांसफर अकर्स। बहुत बढ़िया। यहां पे होता है, देखा था ना आपने, सोडियम आयंस कैथोड पर जाएंगे, या कॉपर आयंस देख लो, कैथोड पर जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाते हैं? Cu सॉल्यूट। इसका मतलब सॉल्यूशन से कैथोड पर मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि मैटर ट्रांसफर इज पॉसिबल, या मैटर ट्रांसफर अकर्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट, बताओ, जब एक कॉपर वायर में करंट फ्लो होता है तो क्या वहां कोई केमिकल रिएक्शन होती है? कैसे होता है कि कॉपर से कॉपर सल्फेट बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है ना। इसका मतलब यहां पर कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। नो केमिकल चेंज अकर्स। लेकिन यहां तो होता है, देखो Cu2+ से Cu सॉल्ट बन जाएगा। आपने देखा था, हमने NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था तो आपके पास NaOH H2Cl2 बन रही थी। इसका मतलब यहां पर केमिकल चेंजेस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस अकर्स या टेक्स प्लेस होगा। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स के लिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर conductivity decreases due to increase in resistance। ये आप लोग फिजिक्स में भी सीखते हो। जब आप एक मेटालिक कंडक्टर ने कॉपर वायर को अगर आप हीट करोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। साथ में जो कर्नल्स हैं, जो मेटल आयंस हैं, उनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशन एनर्जी। तो वो क्या होता है? आपस में टकराने ज्यादा लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बार बार टकराता रहेगा, तो देखो एक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, एक ऐसे ऐसे जा रहा है। बताओ टाइम ज्यादा कहां पर लगेगा? वो टकराता हुआ चल रहा है। तो उसके टकराने की वजह से क्या होता है? उसके पाथ में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से बताओ यहां पर क्या होती है? कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन अगर आप इस केस में आ जाओ तो यहां पर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एज उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। यहां पे देखो क्या होता है, ऐसा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर यहां पर कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? तो आप देखना, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स
देयर एग्जिस्ट थ्री टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस, तीन तरह के इंटरैक्शंस यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला इंटरैक्शन तो होता है सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन। ये क्या होता है भाई? ये ऐसा होता है कि जैसे आपके पास ये कंटेनर है, इसमें आपने जल भरा है ना, पानी भरा, और इसमें नमक डाल दिया। नमक बोले तो Na+ और Cl-। अब बताओ, ये जो पानी में Na+ और Cl- घूम रहे हैं, क्या इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं कर सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव ऑब्वियसली दोनों जरूर क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये होता है सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहला टाइप ऑफ इंटरैक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरैक्शन, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। ये किस चीज को दिखाता है? आप देखो, जैसे ही सॉल्यूशन में Na+ जाएगा, ये अपने हम लोगों ने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है, इसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर लेंगे? सराउंड करना शुरू कर देंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन या फिर सॉल्यूशन। तो सोल्यूट पार्टिकल्स को चारों तरफ से किसने सराउंड कर लिया है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ने। सो दिस इंटरैक्शन इज रिलेटेड टू सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। सही है। और जो थर्ड टाइप का इंटरैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, एंड दिस वन इज रिलेटेड टू विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट मीडियम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे वो। अब आप खुद सोचो, इस आयन को मूव करना है, बताओ इस आयन के मूव करने के लिए ये फोर्स वीक होना चाहिए या स्ट्रॉन्ग? ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, Na+ Cl- के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, Cl- Na+ को जाने नहीं देगा। ये भी वीक होना चाहिए। इसको जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अराउंड करेंगे, इसकी मूव करने की टेंडेंसी क्या होगी? उतनी ही कम। ये भी वीक होना चाहिए। अगर विस्कोसिटी सॉल्वेंट की ज्यादा है तो उसके अंदर से आयन मूव ही नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो नहीं कर पाएगा तो फिर से उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, और मोबिलिटी कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम। यानी कंडक्टिविटी बढ़ने के लिए इन तीनों फोर्सेस का वीक होना क्या है? जरूरी है। और आप खुद देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनके बीच का फोर्स वीक होगा, इनके बीच का फोर्स वीक होगा, और इनके बीच का फोर्स भी क्या होगा? वीक। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये तीनों टाइप के इंटरैक्शंस कम होने लग जाते हैं, इसलिए यहां पर कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। तो यहां क्या लिख देना ऐसे ब्लॉक बना के, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस become weak. So conductivity increases. ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रॉनिक या फिर मेटालिक कंडक्टर्स में। जहां मेटालिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी कम होती है, वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। और एक और छोटी सी चीज, चाहे आप मेटालिक कंडक्टर ले लो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ले लो, दोनों के दोनों ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स फॉलो कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। दोनों के दोनों ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी दोनों के लिए V = IR क्या होता है? वैलिड कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास अब हमको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर नहीं पढ़ने, हम सिर्फ कौन से कंडक्टर्स पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स पढ़ेंगे। इनके लिए कुछ टर्म डिफाइन करेंगे, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी वगैरह वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।